स्टॉक वेदर में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं ट्रांसफार्मर स्टॉक्स के ऊपर, और ट्रांसफार्मर स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे उससे पहले आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ कि एक आर्टिकल छपा था लगभग उसको डेट देखते हैं कब है वो। एक आर्टिकल था उसमें ट्रांसफार्मर की तुलना सोने से की गई थी। किससे सर? ट्रांसफार्मर की तुलना सोने से, गोल्ड से। ठीक है सर, उस आर्टिकल को देखते हैं और थोड़ा सा हम उसके बारे में बताते हैं क्यों उसकी तुलना गोल्ड से की गई थी और क्या कारण था कि उसके स्टॉक्स में ये बताया गया था एक जबरदस्त मूव आएगा और इन स्टॉक्स में जबरदस्त मूव जारी है। अब इसको अगर देखते हैं तो ट्रांसफार्मर नया सोना है इस तेजी से बढ़ते बाजार में। ये हैं 5 स्टॉक्स। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल था 26 मार्च 2024 का। ठीक है, अब ये 26 मार्च 2024 का जब आर्टिकल था उसका कारण क्या था कि ट्रांसफार्मर को उन्होंने गोल्ड से तुलना कर दी, तो वो देखते हैं। अब देखिएगा कि ये इसमें इन्होंने बताया है कि 2030 तक, कब तक सर? 2030 तक ट्रांसफार्मर मार्केट लगभग 38.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। कितना? 38.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है ट्रांसफार्मर उद्योग। अब यहां से अगर देखें तो यहां से अगर हम बात करें क्यों इतनी इसकी जबरदस्त डिमांड ट्रांसफार्मर की क्यों है, उसका कारण क्या है कि देखो बिजली की बढ़ती मांग है। क्या है सर? बिजली की बढ़ती मांग है, बिजली की आपूर्ति जो है, बिजली की बढ़ती मांग। उसके बाद अगर बिजली की बढ़ती मांग के बाद देखें, अगर यहाँ पे आप बिजली की बढ़ती मांग क्यों है? बिजली की बढ़ती मांग है क्योंकि आपका आपका मतलब टेक्निकल प्रोग्रेस जो है, जितनी भी दुनिया भर में तकनीकी प्रगति चल रही है, दुनिया भर में तकनीकी प्रगति है, उसमें काय की जरूरत है? बिजली की जरूरत है। और इस वजह से क्या है, ट्रांसफार्मर उद्योग यहाँ से काफी अपना पैर पसार सकता है। अब अगर हम देखें तो ट्रांसफार्मर के लिए सबसे पहले मैं आपके जो स्टॉक लेके आया हूँ उनमें सबसे पहले एक स्टॉक्स इंडोटेक ट्रांसफार्मर। मैं लेके नहीं आया हूं, मैं केवल आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैं आपके लिए 3-4 स्टॉकों की इसमें बात करूंगा, लगभग 4 स्टॉक इसमें बताऊंगा। तो जिस सबसे पहले एक इंडो ट्रांसफार्मर, जिसका कि इंडोटेक ट्रांसफार्मर लगातार 5% का अपर सर्किट लग रहे हैं, तो क्या ये स्टॉक निवेश करने लायक है? पूरी बात करेंगे इंडोटेक ट्रांसफार्मर पे, और उसके बाद जो और भी स्टॉक्स बताएंगे उनमें देखेंगे तो कौन कौन से, अगर प्रमुख कौन कौन से स्टॉक्स हैं उनमें देखेंगे। सबसे पहले आज देखते हैं इंडोटेक ट्रांसफार्मर, पूरा एनालिसिस करेंगे। लगातार 5% का सर्किट लगा रहा है, लगातार 5% का सर्किट लगा रहा है। एक छोटी कंपनी है, अगर देखेंगे कि ये कंपनी अगर निवेश लायक है तो कितना इसमें निवेश करना चाहिए, सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडोटेक ट्रांसफार्मर लिमिटेड। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वेरियस स्पेशल एप्लीकेशंस ट्रांसफार्मर, मोबाइल सब स्टेशंस एंड ट्रांसफार्मर एंड सब स्टेशंस। ठीक है, अब यहां से अगर बात करें इस कंपनी की, तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? कंपनी का जो मार्केट कैप है 3,559 करोड़, 69 करोड़ का मार्केट कैप है। सर एक बात और है कि ये जो स्टॉक्स हैं इनमें और भी काफी प्रमुख स्टॉक्स हैं, उनको भी देखेंगे, जिसमें एक ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर प्रमुख है। ठीक है सर, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर प्रमुख है। और एक स्टॉक और है सर इसमें, उस स्टॉक का नाम है सर एक सेल्चर टेक। कौन सा सर? SHILCH। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसको देखते हैं सर इसको जरा। सेल्चर टेक स्टॉक है, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर है। और भी स्टॉक्स की तुलना करेंगे, एक वोल्टेम ट्रांसफार्मर है। तो हम लोग जो 3 स्टॉक्स की तुलना करूंगा, इसमें 3 स्टॉक्स बात करेंगे, तुलना तो नहीं करेंगे इसमें, आज एक ही स्टॉक से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद अन्य स्टॉकों की वीडियो बनाएंगे तो वो हम बाद में इसको अपलोड कर देंगे। सबसे पहले आज मैंने इंडोटेक ट्रांसफार्मर के ऊपर बनाया है। देखते हैं इस स्टॉक में लगातार तेजी जारी है तो हम कितना निवेश कर सकते हैं, क्या है इस स्टॉक में। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप 3,569 करोड़ का मार्केट कैप है, और करंट प्राइस जो चल रही है 3,361 की चल रही है। ठीक है, स्टॉक का पी रेशो 59.6 का है। पी रेशो कितना है? 59.6 का है, जो कि ठीक ठाक नजर आ रहा है। बुक वैल्यू अगर देखी जाए 227 की बुक वैल्यू है। आरओसी आरओई की बात की जाए तो 34.5 की और 24.2% की आरओसी आरओई है। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। पीजी रेशियो की बात की जाए तो 1.19 का है पीजी रेशियो। अब अगर यहाँ से पीजी रेशियो से अगर हम बात करें तो एक से थोड़ा सा ज्यादा है तो स्टॉक आपको सही प्राइस में मिल रहा है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 67 का इंडस्ट्री पी है। अगर इंडस्ट्री पी से अगर स्टॉक के पी की तुलना की जाए तो 59 का है। तो यहाँ से आप अगर देखिए तो अभी भी स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है। ठीक है सर, अगर यहाँ पे हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो आपके पास 0.02 का है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं रिजर्व, कंपनी के पास 230 करोड़ का रिजर्व है। पिट्टोस की स्कोर की बात की जाए जो कि 8 का है। अब हम पिट्टोस की स्कोर की बात करें तो देखो, अगर मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं आपको बताता हूं कि पिट्टोस की स्कोर में 9 अंक होते हैं, और 9 में से कंपनी को कितने मिल रहे हैं? 8 मिल रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कंपनी कितनी डिसेंट है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
यहाँ तक तो कंपनी अच्छी नजर निकल के आ रही है। सेल्स ग्रोथ अगर प्लेज परसेंटेज की बात करें, अब देखिए एक डेंट नजर आया प्लेज परसेंटेज। यहाँ अगर देखें तो 58% का शेयर प्लेज है, किसके द्वारा प्लेज किए गए? प्रमोटर के द्वारा। ठीक है सर, प्रमोटर के द्वारा लगभग 58.8% के शेयर प्लेज किए गए हैं, जो कि ये एक बहुत ही गलत निशानी होती है किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए। सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो 5 साल की सेल्स ग्रोथ 18.7% है और सेल्स ग्रोथ 3 साल की 34.7% की है। उसके बाद अगर आगे देखते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग 75% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? 75%। अब थोड़ा सा जो शेयर प्लेज, थोड़ा सा नहीं है सर, शेयर प्लेज तो बहुत ज्यादा है। 58% के जो शेयर प्लेज हैं उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे क्या करना है हमें। करंट रेशियो देखा जाए तो 2.12 का है। ये करंट रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि करंट लायबिलिटी जो करंट एसेट्स का ये आपका रेशियो होता है, जो जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा रहता है। उसके बाद अगर हम रिजल्ट पे तरफ देखें तो आप रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। थोड़ा हम अगर रिजल्ट पे आए तो रिजल्ट को देखते हैं जरा। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो सेल्स ग्रोथ यहाँ से देखिए आप, तो सितंबर 2021 से डाटा है हमारे पास। जो सेल्स जो हो रही थी 76 करोड़ की सेल्स जो हो रही थी, वो अब बढ़ के कितनी हो गई है? 146 करोड़ की हो गई है सेल्स। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं हम, अब यहाँ देखते हैं खर्चा, खर्चा कितना हुआ? खर्चा 70 करोड़ का खर्चा कितना पहुंच गया है? 123 करोड़ पे पहुंच गया है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 8% का है। ठीक है सर, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है 16% का। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कंपनी आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब हो गया कि आप कोई धंधा कितने परसेंट पे करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप मेरे नए व्यूअर है तो आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि खर्चा कंपनी, मतलब धंधा कंपनी कितने रुपए, कितने परसेंटेज पे कर रही है। जैसे आप कोई धंधा कर रहे हैं, कितने परसेंट पे धंधा कर रहे हैं, तो ये बात आती है। तो ये 16% धंधा कर रहे हैं, मतलब कितना आप पैसा बचा रहे हैं जो कि आप अन्य क्षेत्रों में एक्सपेंस करेंगे। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि उससे पहले 6 करोड़ का था, उससे पहले 26 करोड़ का था, उससे पहले 11 करोड़ का था और ये 7 करोड़ का, जो कि अब 18 करोड़ का है। ठीक है सर, उससे बाद अगर हम साल दर साल का प्रदर्शन देखें तो साल दर साल में सेल्स कितनी आ रही है? 190 करोड़ की जो सेल्स आ रही है, अब बढ़ के कितनी हो गई? 543 करोड़ की हो गई। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पे मार्जिन 13% का है। ठीक है सर, और ये लगभग आपका 5%, 8%, 10%, 14% ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो नेट प्रॉफिट, यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट 60 करोड़ का, 47 करोड़ का, 26 करोड़ का, 12 करोड़ का, 6 करोड़ का, 2 करोड़ का, और यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट आपका नेगेटिव रहा था। लेकिन यहाँ से ये साल दर साल का प्रदर्शन यहाँ से ये बढ़ता ही चला जा रहा है कंपनी का। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर 3 साल की देखी जाए तो 35% से है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 95% है। स्टॉक का CAGR 3 साल का 148% है। 1 ईयर का देखिए आप यहाँ से, जब ये आर्टिकल जो 2024 में जो आर्टिकल था खरा सोना है ट्रांसफार्मर, तो यहाँ से आर्टिकल के बाद देखिए, ये आर्टिकल बाद नहीं, मतलब ट्रांसफार्मर उद्योग तो पहले ही बढ़ रहा होगा, लेकिन यहाँ 3 साल में देखें 148% और एक साल में 400% की ग्रोथ है कंपनी में। ठीक है, उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी अगर लास्ट ईयर की 24% मिला है आपको और 3 साल में 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। उसके बाद अगर हम बैलेंस शीट पर नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट देखिएगा, रिजर्व कंपनी के पास 140 करोड़ का जो हुआ करता था 2015 में, आज वो 230 करोड़ का रिजर्व है। ठीक है, अब हम मैं यहाँ से कहूँ तो रिजर्व कोई ज्यादा कंपनी का तो नहीं बढ़ा है कि मान लो 140 से 230 ही करोड़ हो पाया है। ठीक है, उसके बाद अगर फिक्स्ड एसिड की बात करें तो फिक्स्ड एसिड भी पहले जो 73 करोड़ के फिक्स्ड एसिड थे, अब वो फिक्स्ड एसिड कितने हो रह गए हैं? अब वो 48 करोड़ के फिक्स्ड एसिड रह गए हैं। इसका मतलब कंपनी के फिक्स्ड एसिड में कमी आई है। ठीक है, कमी आई है फिक्स्ड एसिड। अब फिक्स्ड एसिड क्या होता है कंपनी का, वो थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। फिक्स्ड एसिड ऐसे होता है कि जैसे आप मान लो आप कहीं रह रहे हो या आपके पास ये पूछा जाए कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो आप क्या गिनाओगे? आप यही तो बनाओगे कि हमारे पास एक मकान है, एक हमारे पास प्लॉट है, हमारे पास खेत है। ठीक है सर, तो ये फिक्स्ड एसेट से तात्पर्य होता है कि जो कंपनी का, जैसे या कंपनी कहीं बंद होती है, ठीक है, या प्रमोटर कभी कंपनी को बंद करने का फैसला कर ले, तो कंपनी का सबसे पहले क्या हटाया जाता है? कंपनी का हटाया जाता है फिक्स्ड एसेट। ठीक है, जब फिक्स्ड एसेट हटा दिया जाएगा, फिक्स्ड एसेट को बेच के ही जो और जो अन्य काम होते हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है,
तो ये कंपनी का फिक्स्ड एसेट इसको लगातार बढ़ते हुए रहना चाहिए, ये लगातार कम होता चला जा रहा है, जैसे 44 करोड़ का, फिर 41 करोड़ का, 44, 49, 48 करोड़ का, ठीक है सर। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव ही निशानी है, फिक्स्ड एसेट बढ़ना चाहिए। उसके बाद ये रिजर्व जो है, रिजर्व भी कंपनी का उस अनुपात में नहीं बढ़ा है जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए, ठीक है सर। यहाँ से थोड़ा सा और अगर आगे आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं, इसके बाद रेशियो पे अगर ध्यान दें तो रेशियो में हमेशा कहता हूँ कि रेशियो 90 डेज के अंदर होने चाहिए। कितने सर? 90 डेज के अंदर, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कंपनी का हम लोगों को काम काज पता चलता है। इन्वेंट्री डेज क्या है? इन्वेंट्री डेज है जो माल कंपनी के पास पड़ा हुआ है, कितने दिनों में सेल्स में कन्वर्ट कर पा रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है? पूरी एक प्रोसेस है, कितने दिनों में उस जो माल पड़ा है उसको कैश में परिवर्तित हो पा रहा है, वो पूरी एक जो वर्क प्रोसेस है वो है वर्किंग कैपिटल डेज। तो ये देखो, वर्किंग कैपिटल डेज तो 80 दिन के हैं, लेकिन उससे पहले 139 डेज हैं, उससे पहले आपके कितने हैं सर? 88 दिन है, उससे पहले 126 है। तो हम ओवरऑल अगर कहें तो ये ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, क्योंकि 90 डेज देखो आसपास ही है, सारा कुछ ठीक है। आरओसी 34% का है। और शेयर होल्डर पैटर्न की अगर बात करते हैं हम, तो शेयर होल्डर पैटर्न भी एक अच्छी बात है कि लगातार सेम बना हुआ है, 75% का लगातार, ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर। शेयर होल्डर पैटर्न मतलब प्रमोटरों को अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा है और कोई भी स्टेक उन्होंने कम नहीं किया है अपना, ठीक है। अगर यहाँ एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने 2 क्वार्टर से, जून के क्वार्टर से और सितंबर के क्वार्टर में माल थोड़ा सा हल्का किया है, लेकिन दोनों क्वार्टरों में एफआईआई की होल्डिंग्स आई है, ठीक है सर। उसके बाद अगर यहाँ डीआई की बात करें, डीआई की कोई होल्डिंग नहीं है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग्स भी यहाँ पे 24%, थोड़ी सी बराबरी हुई है, 24.589, फिर थोड़ी सी कम हुई और 24.60। कुल मिला के अगर बात करें तो अब कुल मिला के हम बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा हम चलते हैं टेक्निकल्स पे। उसके बाद टेक्निकल के बाद हम इसके चार्ट पे चलेंगे और अपनी कुछ राय दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात फिर से कह रहा हूँ कि जो मेरी राय होगी वो मेरी पर्सनल राय है, मेरी कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी, आप याद रखिएगा, ठीक है सर। कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अब सबसे पहले हम चलते हैं टेक्निकल पे। अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं तो आरएसआई अभी 66 की रेंज में चल रहा है, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, 66 पे चल रहा है। एमएफआई अगर देखा जाए तो 46 का चल रहा है, ठीक है सर। उसके बाद अगर यहाँ हम देखते हैं वॉल्यूम, अगर देखते हैं तो वॉल्यूम जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है आपका वन डे का डिलीवरी वॉल्यूम कितना है, 30.1 के का आया है। उसके बाद वीकली देखा जाए तो 18.1 के का है। मंथली वॉल्यूम 14.3 के का है। यहाँ पे अगर हम ऐसे में डीएमए की बात करें तो यहाँ देखिएगा आप 20 डीएमए के ऊपर चल रहा है स्टॉक, और यहाँ पे 200 डीएमए के ऊपर है, 100 डीएमए के ऊपर है, 50 डीएमए के सारे डीएमए के स्टॉक ऊपर ही चल रहा है, जो कि बुलिश पैटर्न आपको दिखा रहा है, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बीटा की देखें तो बीटा कोई ज्यादा इसको वोलेटाइल नहीं दिखा रहा है, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस वगैरह ये देखें तो ओवरऑल पाइवट लेवल से स्टॉक आपका ऊपर ही चल रहा है, ठीक है सर। और स्टॉक क्या है, एक अप ट्रेंड में ही बना हुआ है, जबरदस्त अप ट्रेंड में स्टॉक है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हाल फिलहाल जबरदस्त अप ट्रेंड में स्टॉक है। अब हम चलते हैं स्टॉक के चार्ट की। अब हम आते हैं स्टॉक के चार्ट की तरफ। हम चार्ट पे आए तो पैटर्न देखिए स्टॉक का, क्या जबरदस्त चार्ट पैटर्न बन रहा है। स्टॉक यहाँ से लगातार अप मूव में बन रहा है, और टेक्निकल अगर स्टॉक्स देखा जाए तो जबरदस्त मोमेंटम में, कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है स्टॉक में, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन को ट्रेंड लाइन को शिफ्ट ही कर रहा है स्टॉक, और ये ट्रेंड लाइन जब स्टॉक शिफ्ट करता जाता है ऊपर की ओर, तब इसको आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक आपका एक जबरदस्त पैटर्न में नजर आ रहा है, ठीक है सर। अब आप कहेंगे कि हम स्टॉक में अभी बाई कर सकते हैं कि नहीं। देखो सर, मैं केवल सिखाने के उद्देश्य से कह रहा हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक में आप अभी बाई कर सकते हैं, बिल्कुल बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। लेकिन आपको एक एसएल रखना पड़ेगा। क्योंकि एसएल क्यों रखना पड़ेगा? एसएल इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो ब्रेकआउट्स हुए हैं, इन ब्रेकआउट से स्टॉक निकल गया है ऊपर, ठीक है। एक एसएल रखना पड़ेगा, एसएल ट्रेंड लाइन का एसएल रखना पड़ेगा, जो एसएल आपके लिए होगा 2622 रुपए का। कौन सा सर? एक बड़ा एसएल बताता हूँ, हमेशा मैं क्यों बताता हूँ बड़ा एसएल, उसका भी कारण बताता हूँ आपको। मैं हमेशा बात करता हूँ, कोई भी ट्रेडिंग पर्पज से बात नहीं करता हूँ, ध्यान रखिए। कोई भी ट्रेडिंग पर्पज में बात नहीं होती है, अपने यहाँ बात होती है एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या किया जाता है, एक एसएल को हमेशा बड़ा रखा जाता है, ठीक है, जिससे कि स्टॉक अगर नीचे आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
क्योंकि अगर आप छोटा एसएल रखेंगे स्टॉक नीचे आएगा, स्टॉक वहां से आपका हट जाएगा। और लॉन्ग टर्म का मतलब ही ये होता है एक बड़ा एसएल लेके चलना, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो एसएल बड़ा, हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक में करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आपकी है, आप अब दूसरे एनोदर वे से लेता हूँ, जिसमें कि परसेंटेज कितनी है, 58% की शेयर प्लेज्ड है, ठीक है सर। प्रमोटर के द्वारा 58% के शेयर प्लेज्ड है। प्लेज्ड शेयर थोड़ा सा बताऊं क्या होता है। प्लेज्ड शेयर ये होता है कि जब प्रमोटर अपने माल जब प्रमोटर पैसे को किसी को लोन लेते हैं जब बैंक वगैरह से, तो क्या करते हैं, अपने शेयरों को गिरवी रख देते हैं, ठीक है सर। तो इन्होंने शेयरों को गिरवी रखा है, और शेयरों को कितने परसेंट गिरवी रखा है, 58% शेयर गिरवी रखे हैं, जो कि एक गलत बात होती है, ठीक है। लेकिन क्या है, लेकिन एक सही बात इसमें यह है कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग्स भी कम होती है, ठीक है सर, अगर प्रमोटर की होल्डिंग भी कम होती है और शेयर भी प्लेज्ड होते हैं, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही गलत निशानी। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग सेम बनी हुई है, और बहुत ही ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग है, कितनी, 75% की प्रमोटर की होल्डिंग है। इसलिए शेयरों का प्लेज होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रमोटर की होल्डिंग सेम बनी हुई है, जो कि 75% से बनी हुई है, और प्रमोटर की होल्डिंग सेम है, लेकिन शेयर प्लेज्ड है वो तो गलत बात है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग सेम बनी हुई है, और जो कि बहुत ही ज्यादा है, 75% है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है सर। इसलिए शेयरों की प्लेज्ड की कोई ज्यादा यहाँ पे दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है मेरी समझ में। फिर आप थोड़ा सा और एनालिसिस करिए, थोड़ा सा और पढ़िए, कंपनी के बारे में थोड़ा जानिए, उसके बाद ही निवेश करिए। अपने अपने सलाहकार से पूछिए, जिससे आप निवेश करते हैं तब पूछते हैं, ठीक है। सारी बातों को, जब निवेश करने से पहले सारी बातों को, सारे पैमानों को खरा उतरना होता है, तभी निवेश किया जाता है, ठीक है सर। लेकिन एक बात और बताऊं, एक छोटा स्टॉक है, निवेश कितना करना है, निवेश करना है अपने पोर्टफोलियो के हिसाब में, ठीक है सर, पोर्टफोलियो के हिसाब में। क्योंकि एक छोटा स्टॉक है, छोटा स्टॉक होने के बाद एक स्मॉल कैप श्रेणी में आ जाता है। और ध्यान रखिए कि स्मॉल कैप स्टॉक है, एक स्मॉल कैप निवेश, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, लेकिन पोर्टफोलियो का मात्र 2.5 या 3% दिया जाता है, ठीक है सर। इसके अनुसार अगर आप निवेश करेंगे तो आपको मार्केट में कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आपको मेरी सारी बातें पसंद नहीं होगा, सारी बातें पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और हाँ, आज के दिन सर मैंने काफी अच्छे, एक इससे पहले भी एक स्टॉक्स भी वीडियो बनाया है, उसको देखना ना भूलिए। उसका नाम है सर CTL, ठीक है सर, CTL स्टॉक है, वो भी जबरदस्त लगातार सर्किट पर सर्किट मार रहा है। और अगर उस स्टॉक का थोड़ा सा अगर मैं नाम बताऊं तो सिंसटेक लिमिटेड नाम है उसका, वो भी लगातार सर्किट पर सर्किट दे रहा है। इससे पहले मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, उसको भी देखना ना भूलिए। और एक और स्टॉक वीडियो बनाऊंगा सेंको गोल्ड स्टॉक पे, उसको भी देखना ना भूलिए। और अगर ट्रांसफार्मर के जो स्टॉक्स हैं, जिनको सिल्चर टेक्नोलॉजी है, उस पर वीडियो बनाऊंगा, ट्रांसफार्मर का है, और एक ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर है, उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।